स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विद अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो सिमिलर अगर बोल दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर 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 सेम ही होगा। ठीक है, सिमिलर बोल दिया इसका मतलब इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। द रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग एंड द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम ए सेक्शन एंड 1 फ्रॉम बी सेक्शन आर ग्लोइंग विल बी। आपको क्या करना है, आपको रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन निकालना है, यानी कि जो अलग अलग केसेस में पावर कंज्यूम होगी। कैसे, पहले केस में जब ये सारे बल्ब ग्लो कर रहे होंगे, यानी कि ये ग्लो करेगा, ठीक है, जी लिख रहा हूं सब पे, ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा और ये दोनों भी ग्लो करेंगे। जब ये सारे ग्लो करेंगे तो ऑब्वियसली सारे पावर ड्रॉ कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, तो जो पावर कंज्यूम कर रहे होंगे वो निकालनी है मुझे, ठीक है, उसको मैं P1 बोल दूंगा। और दूसरे केस में क्या फाइंड करना है, दूसरे केस में ये फाइंड करना है कि जब बस 2 फ्रॉम द सेक्शन 1 एंड 1 फ्रॉम द सेक्शन बी, यानी कि दो बल्ब ये वाला और ये वाला तो सेक्शन 1 से जले और ये वाला सेक्शन बी से जले, कोई भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। सर्किट में सिर्फ 3 बल्ब आएंगे, पहले वाले ए सेक्शन में 2 और बी सेक्शन में 1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, ए पार्ट में मुझे बोला गया है when all bulb are glowing, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, let us assume power consumed by all bulbs कितनी है, P1 है, तो मुझे P1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहां से सर्किट में मैं समझता हूं, अगर ये EMF है E, यहां से करंट निकली मान लो I, ठीक है, I करंट निकली, ये अगर सिमिलर बल्ब हैं तो यहां जाएगी I/3, यहां जाएगी I/3 और यहां जाएगी I/3, क्योंकि इस करंट के जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है, I/3 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 जाएगी और ये सिमिलर करंट ही यहां फ्लो करेगी I/3 I/3 I/3, क्योंकि इन करंट के लिए भी क्या है, ये सेम करंट जा रही हैं और इनको सेम ही क्या है, रास्ते मिल रहे हैं। मतलब कि देखो यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ है और वो रेजिस्टेंस यहाँ है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो बराबर होगा, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम लगा हुआ है। तो इसमें भी करंट बराबर जाएगी, इसमें भी करंट बराबर जाएगी, इसमें भी करंट बराबर जाएगी, तभी तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। रेजिस्टेंस तो सेम ही है, करंट भी बराबर चली जाएगी तो पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वापस से करंट मिल गया I/3 मिल गया, कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी और वो सर्किट में फ्लो करेगी, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं टोटल पावर ड्रॉन बाय दीज बल्ब्स, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी P1 इज इक्वल्स टू, पहले बल्ब ने कितनी करी, पहले बल्ब ने देखो I² R होती है, पावर कितनी होती है I² R, तो देखो I/3 का स्क्वायर R प्लस दूसरे बल्ब ने I/3 का स्क्वायर R प्लस तीसरे बल्ब ने, ये स्क्वायर है, I/3 का स्क्वायर R, ठीक है, चौथे बल्ब में I/3 का स्क्वायर R, पांचवें बल्ब में I/3 का स्क्वायर R प्लस छठे बल्ब में I/3 का स्क्वायर एंड R। ये होगी टोटल पावर ड्रॉन। अब भाई ये हो गया आपके पास में कितना बन गया, ये I/9 R बन गया, ठीक है, ये भी I/9 R बन गया, ये भी I²/9 R, ये भी I²/9 R बन गया, ये भी, यानी कि 6 टाइम क्या बन गया, I² R/9, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास में 2/3 I² R, ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, P1 की, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो वो पावर हो गई है जो ये 6 बल्ब जब सारे जल रहे हैं तब खींच रहे होंगे। अब दूसरा केस क्या दिया हुआ है, इसको मैं रब कर लेता हूं। अब बोला गया है कि सिर्फ ए सेक्शन के 2 बल्ब जले, तो मैं मान लेता हूं ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब जल रहा है और बी सेक्शन का 1 बल्ब जले। आप चाहो तो मैं नया सर्किट बना देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है कि ये बल्ब जलेगा, ठीक है, और ये बल्ब जलेगा, ठीक है, और बी सर्किट से क्या होगा, सिर्फ 1 बल्ब जलेगा, ठीक है। तो इस तरह बन गया, ठीक है। अब इसको E वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है, ये अपना नया सर्किट बन गया। अब इसमें जो पावर कंज्यूम हो रही होगी उसके बारे में बात करूं, तो अगर मान लूं मैं टोटल करंट I निकल रही है, तो यहाँ पे देखो इसके लिए 2 रास्ते हैं बराबर रेजिस्टेंस के, तो आधी आधी करंट जाएगी, I/2 इधर I/2 इधर,
और इसमें करंट आके I/2 मिलके कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी, ठीक है। तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, I/2 का स्क्वायर इंटू R प्लस I/2 का स्क्वायर इंटू R प्लस I स्क्वायर R, ठीक है। इसकी पावर प्लस इसकी पावर प्लस इसकी पावर, टोटल पावर कंज्यूम हुई है जो बल्ब के द्वारा, ये बन गया आपके पास I स्क्वायर बाई 4R प्लस I स्क्वायर बाई 4R प्लस I स्क्वायर R, ठीक है। 4 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर R प्लस 4I स्क्वायर R, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास में 6I स्क्वायर R बाई 4, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ 3/2 I स्क्वायर R, ठीक है। 3/2 I स्क्वायर R आ गया। तो ये आ गया अपने पास किसकी वैल्यू, P2 की वैल्यू। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है P1/P2, ठीक है। P1/P2 पूछा गया है। तो P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2/3 I स्क्वायर R, 2/3 I स्क्वायर R, ठीक है। और P2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 I स्क्वायर R, ठीक है। तो ये रेशो कितना आ जाएगा, 4/9, ठीक है। तो 4/9 हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये 2 है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of medium in contact, ठीक है, what will be the angle of refraction। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मान लो ये मीडियम 1 है, ठीक है, और ये मीडियम 2 है। अगर ये मीडियम अपना मान लेते हैं डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए ये होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है क्रिटिकल एंगल के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बराबर होता है, ये हो गया थीटा, ठीक है, आई बराबर किसके है, थीटा सी के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बराबर होता है किसके, क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो एंगल जिसपे अगर किसी रे को इंसिडेंट कराया जाए तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, यानी कि रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इस केस में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे तो बेसिकली आपको पूछा क्या गया है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन को ही पूछा गया है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन से आप क्या कर सकते हैं, ये चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बराबर हो जाए क्रिटिकल एंगल के तो हमारी रे जो होती है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना के निकल जाती है। अगर ये इससे जरा सा भी ज्यादा होता तो डेफिनेटली ये इधर आ जाती और फिर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रिफ्रैक्शन एंगल होता वो कुछ और होता, वो मैं यहाँ से फाइंड करता, ठीक है। अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर ये वापस आती तो रिफ्लेक्शन हो रहा होता, ठीक है। इसीलिए आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है और वो कितना होगा, 90 डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू सिमिलर थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1 when the space between the two lenses is filled with the glycerine which has the same refractive index mu is equals to 1.5 as that of glass, ठीक है। then the equivalent focal length is f2, फाइंड द रेशियो f1 f2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूं कि हो क्या रहा है। इस तरह से आपके पास में दो सेम फोकल लेंथ के क्या रखे हुए हैं, कॉन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं एक दूसरे से चिपक के इस तरह से, ठीक है। अब इनका जो फोकल लेंथ आ रही है नेट, वो कितना है, वो है f1 नेट फोकल लेंथ इन दोनों की। और जब इनके बीच के स्पेस को मैं भर दूंगा ग्लिसरीन से, यानी कि यहाँ पे ग्लिसरीन भर दूं, ठीक है, पूरा बीच का स्पेस है जो उसको ग्लिसरीन से भर दिया जाता है, ठीक है। ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के बराबर ही है। तो अब क्या हो गए, अब ये 3 लेंस हो गए, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस। अब जो इनकी फोकल लेंथ आ रही है नेट वो है f2, तो आपको क्या बताना है, f1/f2 बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मान लेता हूं कि पहले ये मेरा पहला लेंस है और
ये दूसरा लेंस है, ठीक है। दोनों की फोकल लेंथ क्या है, सेम है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले की फोकल लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कैसे निकालते हैं, 1/f जो होता है वो होता है बराबर म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का किसी भी लेंस के लिए, ठीक है। म्यू एल होता है म्यू लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, म्यू एस होता है सराउंडिंग का, जैसे कि यहाँ जो है और यहाँ जो है वो क्या है, एयर है, सराउंडिंग में क्या है, एयर है, तो म्यू एस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और R1 क्या होता है, R1 होता है पहली सरफेस का रेडियस और R2 होता है दूसरी सरफेस का रेडियस, ठीक है। चलिए अब 1/f फाइंड करते हैं हम। पहले 1/f जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास में 1.5/1 - 1 इंटू 1/r, क्योंकि इनकी रेडियस सेम है, r है, ठीक है, माइनस ऑफ 1/-r, ठीक है। अगर देखो ये रेडियस में पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, तो ये वाली नेगेटिव लेनी होगी, क्योंकि इसकी रेडियस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसकी रेडियस इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव मानूंगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 2/r, यानी कि 1/r आ गया पहले वाले की फोकल लेंथ, ठीक है। इसको मैं स्मॉल f1 बोल देता हूं, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले के लिए बात करूं तो 1/f2 जो होगा सिमिलरली इस वाले के लिए, ठीक है, वो भी कितना होगा, वो भी होगा 1.5/1 - 1, क्योंकि इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट 1/r लिख सकता था 1/f2 भी, क्योंकि सेम है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूं 1/r माइनस ऑफ -1/r, सेम ही निकलेगी बिल्कुल। 1/2 इंटू 2/r आएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1/r आएगा, ठीक है। ये हो गई। अब मुझे ऐसा दिया गया है कि दोनों जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है इसकी टोटल जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो है f1, यानी कि 1/f1 अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि 1/r प्लस 1/r, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ अगर मैं लिखूंगा ये आ जाएगा आपके पास 2/r। अगर f1 लिखना चाहूं मैं तो कितना लिखूंगा, r/2, ठीक है। f1 की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने। अब देखो f2 फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे f2 फाइंड। f2 है इसके बीच में ग्लिसरीन भरने के बाद, ठीक है, यानी कि देखो अभी मैंने ग्लिसरीन भर दिया है, ये दो लेंसेस थे, ध्यान से समझने वाली बात है, ये दो लेंसेस थे, इस तरह से कांटेक्ट में थे, ठीक है। अब इनके बीच में ग्लिसरीन भर गया है, तो अब ये दो नहीं 3 हो गए हैं, ठीक है, ये 3 लेंसेज हो गए हैं। ये कॉनकेव लेंस बन जाएगा ग्लिसरीन वाला, ठीक। ग्लिसरीन जो अंदर भरा हुआ है हमने वो क्या करेगा, वो कॉनकेव लेंस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस बन गया। अब भाई अगर मैं कॉनकेव लेंस की रेडियस निकालना चाहूँ, ठीक है, सॉरी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस कौन सा है, ये बीच वाला, मैं सिर्फ इसी की निकालना हूँ, इन दो की तो मैं निकाल चुका हूँ, इसकी और इसकी तो निकाल चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव की निकालनी है, तो उसको मैं 1/f3 बोल देता हूँ। तो क्या होगा, म्यू एल लेंस का कितना है, म्यू एल अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो होता है फॉर्मूला। चलिए वैल्यू रखते हैं। जो ये लेंस बना है इसके मटेरियल का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सराउंडिंग अगेन देखो बाहर क्या है, एयर है, एयर है तो 1 लिखेंगे, -1 एज इट इज, 1/r1 देखो ये ऐसे जा रही है, ठीक है। इसकी पहले वाली सरफेस की रेडियस क्या होगी, -r, ठीक है, तो -1/r, और दूसरे वाली की क्या होगी, इधर ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगी। मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ और इधर नेगेटिव, इनके लिए भी ऐसे ही सॉल्व किया था, ठीक है, तो -1/r आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2/r, यानी कि -1/r आ गया, ठीक है। अब देखो पहले वाली की मुझे पता है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी आई थी भाई 1/r, इसकी कितनी आई थी, इसकी भी आई थी 1/r, और इसकी कितनी आ गई तीसरे वाली की -1/r। तो अभी जो ये कॉम्बिनेशन बना है इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ वो है f2, ठीक है। 1/f2 लिखेंगे, जब ग्लिसरीन डाल दिया है दोनों लेंस के बीच में तो कितनी हो गई फोकल लेंथ, 1/f2 हो गई है, ठीक है, f2 हो गई, सॉरी, तो 1/f2 क्या लिखेंगे, 1/f1
प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1/f1 की वैल्यू मैंने फाइंड की थी 1/r, 1/f2 की थी 1/r, और 1/f3 की आई है -1/r, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन गया 1/r। तो f2 की वैल्यू क्या बन गई, f2 की वैल्यू बन गई r। अब मुझे पूछा क्या गया है f1/f2। f1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है r/2 और f2 की वैल्यू है r, तो r/2 इंटू r, तो r से r हो गया कैंसिल आउट, और ये आ गया आपके पास 1/2 गया है। आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ RH रेशियो R अल्फा विल बी, ठीक है। क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम है और एक अल्फा पार्टिकल है, ये दोनों क्या करते हैं, सेम मोमेंटा यानी कि mv और इसका mv दोनों क्या है, बराबर है, सेम मोमेंटा है, दोनों का बराबर है, ठीक है। बोला गया है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में घुसते हैं, तो जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, mv/qb होती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल जो होगी, जो रेडियस ट्रेस करेगा हाइड्रोजन पार्टिकल, वो क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड बी, ठीक है। क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये p बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगी वो क्या होगी, mv/q अल्फा एंड b, ठीक है। अब मुझे पता है कि mv/b जो है वो तो एक कांस्टेंट है, mv क्या है, दोनों के लिए सेम है, और mv/b कांस्टेंट है। इसका मतलब जो RH हो गया वो डिपेंड कर रहा है 1/QH पे, यानी कि जो हाइड्रोजन रेडियस ट्रेस करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में वो उसके चार्ज के रेसिप्रोकल है, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल रेडियस ट्रेस करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके चार्ज के। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं कि रेडियस ट्रेस्ड बाय हाइड्रोजन पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस ट्रेस्ड बाय अल्फा पार्टिकल, वो किसके बराबर होगी, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन हाइड्रोजन पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है 2, हाइड्रोजन पे कितना होता है 1, तो रेशियो कितना आ गया आपके पास में निकल के इसका 2:1। सो 2:1 इज द करेक्ट आंसर। 2:1 देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेरिमेंट, द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The maximum percentage of error in measurement where x is equals to a square b की पावर 1/2 अपॉन c की पावर 1/3 इंटू डी क्यूब, ठीक है। यानी कि देखो जब भी कोई क्वांटिटी अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज की पावर पे डिपेंड करती है, जैसे कि ये, ठीक है, b का पावर 1/2, ठीक है, डिवाइड कर दिया c की पावर 1/3 डी की क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है जो उसमें एरर होती है वो जुड़ जाती है, कैसे कि जो dx अपॉन x होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, हालांकि आप log लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन x होगा वो कैसे डिपेंड करेगा, 2 टाइम्स dA अपॉन a प्लस 1/2 टाइम्स dB अपॉन b, b में जो एरर आ रही है, प्लस 1/3 टाइम्स c में जो एरर आ रही है, प्लस d में जो एरर आ रही है, क्योंकि d की 3 पावर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो d में जो एरर आ रही है तो dd अपॉन d, ठीक है। ये बात क्लियर है। पहली बात तो क्या है, आपको क्या करना है, देखो जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है, मैं लिखता हूं ln x, तो ln x क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ln a प्लस 1/2 टाइम्स ln b प्लस सॉरी माइनस 1/3 टाइम्स ln c माइनस 3 टाइम्स ln d, यही हो जाएगा, ठीक है। लॉग ले लिया दोनों तरफ। अब देखो ये तो माइनस है, लेकिन जब मैं एरर लिखूंगा तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि मुझे लॉग सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं एरर सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो मुझे परसेंटेज एरर्स लिखनी है, dx/x मुझे फाइंड करना है, 2 टाइम्स a में है 1% प्लस 1/2 b में है 2% प्लस 1/3 c में है 3% प्लस 3 d में है 4% एरर। तो ये आपका सॉल्व होके देखो कितना जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 और 12 16, तो 16% टोटल एरर आएगी किसमें, x में, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, a b c d पे, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट है, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।